हाँ, कह रहे हो क्या कुछ? ये आज का जो हमारा मेथड होगा गाइस, जब हम लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन में हमारा पास पर्टिकुलरली हमारा फोकस क्या होता है कि अगर ये मेरा डेटा पॉइंट्स हैं, लाइक इस तरीके से, यहाँ पर अगर हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं और ये मेरा एक अलग अलग डेटा पॉइंट्स हैं, तो मेरे को क्या चेक करना होगा कि मेरा बेस्ट फिट लाइन कहाँ से जा रहा है, यस या नो? वो लाइक दिस कुछ इस तरीके से जाएगा बेस्ट फिट लाइन, वो हो सकता है ऐसे जाए या हो सकता है किसी और तरीके से जाए, मतलब जाएगा तो समहाउ कुछ इस तरीके से ही जाएगा। तो जो लीनियर रिग्रेशन में हमने जो मॉडल यूज किया वो हमने यूज किया था एसके लर्न मॉडल हमने यूज किया था, यस या नो? एक हमारा स्टैटिस्टिक्स का मॉडल है, स्टैट्स का मॉडल, जिसे हम कहते हैं स्टैट्स मॉडल ही कहते हैं, क्या बोलते हैं? स्टैट्स मॉडल। और उसके अंदर एक आपका लीनियर रिग्रेशन रन करने का एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्ड मेथड। कौन सा मेथड? ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, राइट, ओएलएस मेथड। इन शॉर्ट अगर आप बोले तो ये ओएलएस मेथड होता है, परफेक्ट। तो ओएलएस मेथड में हमें परफॉर्म क्या करना होता है? आ जाओ भाई, आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ? अभी स्टार्ट कर दिया फिर। भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड को समझना, ठीक है। हमने ये पाया कि जब हम लीनियर रिग्रेशन रन कर रहे थे तो हम साइकिट-लर्न मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई तेज? सेम एज इट इज हमारे पास नया मॉड्यूल है जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन से भी हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं, और जिसे हम बोलते हैं स्टैट्स मॉडल। क्या बोलते हैं भाई अर्जुन इसे? ये स्टैट्स मॉडल ही है। इस स्टैट्स मॉडल के अंदर हमारा एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। कौन सा? ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। एक बात आप समझते हो, स्क्वायर तो आप जानते हो कि सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर को एसएस बोला जाता है, स्क्वायर्ड एरर को। तो ये जो स्क्वायर है, लीस्ट स्क्वायर, ये पर्टिकुलरली उस एरर की ही बात कर रहा होगा। और लीस्ट का मतलब होता है एरर को मुझे सबसे कम से कम रखना है कि नहीं है? तो ये जो ओएलएस मेथड है ये भी हमारा फोकस मेजर इसी पे होता है कि मुझे लीस्ट स्क्वायर करना है, यानी एरर मुझे कम से कम लाने हैं। यानी कहने का मतलब जो मेरा रेजिडुअल एरर है वो मेरा क्या होना चाहिए? मेरा कम से भाई मैं इस तरफ बैठ जाऊं क्या? लेकिन ये ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे ही बैठना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मेथड में कोई डाउट तो नहीं भाई? नो, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये ना आपका स्टैट्स मॉडल एपीआई का आपका मॉड्यूल है। किसका भाई? स्टैट मॉडल, हाँ। तो यहाँ पर मैं ओएलएस मेथड, ठीक है, लीनियर, और ये इसका ना डेरिवेशन आना चाहिए आपको, इंटरव्यू में पूछ लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए भाई, थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट को समझिए अब यहाँ पर। अर्जुन मेरे पास कुछ इस तरीके का डेटा रहता है, राइट? यहाँ पर हम कुछ डेटा पॉइंट्स बना लेते हैं। हमारा हर लीनियर रिग्रेशन का काम है एरर, नहीं नहीं, ये एक नया मेथड है, मॉड्यूल है, जो हम लीनियर रिग्रेशन हम सॉल्व करते हैं ना। अभी मैंने बताया लीनियर रिग्रेशन अभी तक हमने साइकिट-लर्न मॉड्यूल का यूज किया था, लेकिन लास्ट टाइम राहुल जी ने कहा था कि सर ये वाला टॉपिक हमारा रह गया, तो मैंने कहा था हम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से फाइनल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पूछा जाता है, पहले पढ़ते थे भूल चुके होते हैं, राइट? तो एक दूसरा मॉडल, मतलब सेम आप लीनियर रिग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओएलएस मेथड। ये स्टेट्स मॉडल एपीआई नाम का मॉड्यूल है, उसके अंदर से हम इसे कॉल करके ये काम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना, ऐसे में ना वॉइस जाएगा नहीं इसमें। हाँ, ऐसे में वॉइस ही नहीं जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, इधर बैठने से कोई नहीं, ऐसे हो जाएगा। हाँ, क्या चीज? कोई नहीं देख, मैंने जो हमारे जगह उसमें मैंने वो किया था, मतलब कि किसी पे काम तो उसमें क्या था, एरर आ रहा था, मैंने आपको दिखाया
वैल्यू होता है रूट मिक्स में है हाँ हाँ वो फाइल दिखाएंगे हाँ हाँ जिसमें आरएमएस और ये वगैरह जो एरर आ गया था हाँ हाँ इंटीग्रेशन से हुआ था वो लीनियर रिग्रेशन वो उसमें आपका कैंसर वाले डेटा में ना, उस वाले में हमें वो परफॉर्म करना पड़ा था, स्टैंडर्ड स्केलिंग, वो उससे सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए, तो अगर कुछ मेरे पास इस तरीके का डेटा है तो हमारा पर्पस क्या होता है भाई, बेस्ट फिट लाइन निकालना। अब बेस्ट फिट लाइन हमें पता नहीं है अर्जुन की वो बेस्ट फिट लाइन ऐसे जा सकती है, या बेस्ट फिट लाइन ऐसे जा सकती है, या बेस्ट फिट लाइन ऐसे जा सकती है, या बेस्ट फिट लाइन ऐसे जा सकती है, हमें नहीं पता। कोई तो एक इसका कॉन्क्रीट अप्रोच होना चाहिए। कॉन्क्रीट अप्रोच जब भी वर्ड सुनाई दे इसका मतलब कोई मैथमेटिकल अप्रोच होना चाहिए। इफ यू वांट टू बी अ गुड प्रोग्रामर देन बी अ गुड मैथमेटिशियन, ये एक सेइंग है। दुनिया का कोई भी जो बेस्ट प्रोग्रामर होगा, ये बाय डिफॉल्ट दिमाग में बैठा लो कि वो बेस्ट मैथमेटिशियन होगा अपने टाइम का। ठीक है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है ना, ये जो पाइथन मॉड्यूल है ये जस्ट एक मॉड्यूल है, ये जस्ट एक लैंग्वेज है जिसके अंदर हम मॉड्यूल को कॉल करके इन सारे प्रोसीजर को कॉल करते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हर लैंग्वेज में मशीन लर्निंग किया जा सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पाइथन ही वन एंड ओनली मशीन लर्निंग के लिए बना है। आप जावा स्क्रिप्ट के थ्रू मशीन लर्निंग कर सकते हैं, सी लैंग्वेज के थ्रू मशीन लर्निंग कर सकते हैं, C++ के थ्रू। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आपका मॉडल है वो मैथमेटिकल मॉडल होता है, उस मैथमेटिकल मॉडल को कोड के थ्रू हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से किया जा सकता है, बस फर्क ये कि पाइथन यूज में इसीलिए आ गया क्योंकि मॉड्यूल बेस्ड काम करता है, इजी कर दिया, ओपन सोर्स हो चुका है। मुझे इसके अंदर के कॉन्सेप्ट को समझना है और कोड कुछ स्क्रिप्टिंग कोड्स हैं, मॉड्यूल को कॉल करके फंक्शन कॉल करके काम रन कर लेना। हमें ये भी नहीं पढ़ना था कि मतलब ये तो पता तो होना चाहिए, लेकिन इन शॉर्ट हमें ये ज्यादा इनडेप्थ में नहीं जानना पड़ा कि sklearn के अंदर लीनियर रिग्रेशन के अंदर डेवलपर ने क्या कोड्स लिखे हैं उस मॉडल को रन करने के लिए। लेकिन मैथमेटिकल टच हमें जरूर पता होना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं भाई? नो। तो अर्जुन मान लेते ये मेरा बेस्ट फिट लाइन था। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई हितेश कि आपको ये बात अच्छे से पता है कि ये जो आपका डेटा पॉइंट्स हैं ये ओरिजिनल डेटा पॉइंट्स हैं, और मॉडल ने प्रिडिक्ट क्या किया, मॉडल ने ये प्रिडिक्ट किया, यस या नो? मॉडल का प्रिडिक्शन वैल्यू ये था। अगर अर्जुन एक्चुअल वैल्यू ये था तो मॉडल ने प्रिडिक्ट क्या किया, ये किया। एक्चुअल वैल्यू ये था तो मॉडल ने प्रिडिक्ट ये किया। सेम यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू ये था जबकि मॉडल ने प्रिडिक्ट ये किया। तो क्या हितेश, मेरे को ये नहीं लग रहा है कि भाई इनके बीच में पर्टिकुलरली ये जो मेरे गैप आ रहे हैं, जो डिफरेंस आ रहा है, ये मेरा एरर होगा? क्या इसको मैं इस एरर को क्या मैं पर्टिकुलरली मैं D1 बोल दूं? D1 मतलब डिस्टेंस 1। भाई इसके एक्चुअल और प्रिडिक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है? वो डिस्टेंस 1 यानी एरर 1। इस वाले को मैं D2 बोल सकता हूँ, इस वाले को मैं D3 बोल सकता हूँ। क्यों भाई? मैं D3 बोल सकता हूँ, सेम D4 D5 DN तक जाएगा मेरा। तो इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ कि मेरे जितने एरर हैं, ठीक है, मेरे जितने एरर हैं वो D1 प्लस D2 प्लस D3 से लेकर के कहां तक, DN तक है। कोई डाउट तो नहीं? गाइस मुझे ये बात पता है कि ये जो मेरे D1 है ये एक्चुअली डिफरेंस है किसके बीच में, Y ओरिजिनल और Y प्रिडिक्शन के बीच में। और मुझे पता है कि इसे मैं पर्टिकुलरली D1 को, ये मेरा Y1 माइनस Y1 का कैप, ये मैं बोल सकता हूँ कैप क्या होता है, Y प्रिडिक्टेड। ठीक है, प्लस सेम एज इट इज इसको मैं Y2 माइनस Y2 का कैप बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ, है कि नहीं है? और इन सब के बीच में क्या लगा हुआ है भाई हितेश, प्लस। तो क्या मैं इन सब के फाइनली मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे को कुछ इस तरीके से समीशन का फॉर्मूला बनाओ जो yi से लेकर के कहां तक जाता हो, yi के कैप तक जाता हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेकिन इनके पेनल्टी को बढ़ाने के लिए हमने पढ़ा था कि इनका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, है कि नहीं है? तो ये क्या बन जाता है मेरा, सो दैट नेगेटिव पॉजिटिव मिलके जीरो ना हो जाए। तो अभी जो ये नॉर्मल एरर था वो मेरा क्या बन जाता है, स्क्वायर्ड एरर, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। सम क्यों? क्योंकि लास्ट में समेशन कॉल कर रहा है। तो कुछ इस तरीके का ही फाइनल कोड बनेगा मेरा। तो फाइनल कुछ इस तरीके का कोड बन जाएगा मेरा। तो क्या हितेश मैं फाइनली ये बोल सकता हूं कि मेरा जो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर है वो एक्चुअली में समेशन ऑफ yi माइनस yi का कैप का स्क्वायर
और i की वैल्यू 0 से लेकर के n तक, 0 से लेकर के n तक या फिर 1 से लेकर के n तक, क्योंकि पहला तो फर्स्ट वैल्यू होगा ना y फर्स्ट yn, तो यानी i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक। तो ये जो मेरा फॉर्मूला बना, ये मेरा फाइनल कौन सा फॉर्मूला बना, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। कोई डाउट तो नहीं। हमारा पर्पस क्या होता है, हमारा पर्पस ये होता है कि वो मॉडल निकालना जिसमें ये एरर हमारा सबसे क्या हो, सबसे मिनिमम हो। कोई डाउट तो नहीं। तो जो हमारा मॉड्यूल है स्टेट्स मॉडल एपीआई, वो भी एक्चुअली यही काम करता है। अब अर्जुन एक बात बताओ, अगर मुझे नया, ये मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये मेरा लाइन है, और हर एक लाइन का एक अपना इक्वेशन होता है जिसे बोला जाता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अर्जुन C जो है वो इसको बोला जाता है कि कहां पर ये कट कर रहा है, ये B की वैल्यू, इसे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस आप B बोल दीजिए या C बोल दीजिए, ठीक है भाई। कभी कभार क्या होता है कि ये पर्टिकुलरली जो आपका लाइन है, लीनियर रिग्रेशन लाइन, ये y को कहां पर कट कर रहा है, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, B, ठीक है। और इसका x एक्सिस के रिफरेंस में, ये देखिए इस x एक्सिस के रिफरेंस में थीटा क्या है, एंगल क्या है, इसे क्या बोला जाता है, m, यानी कि स्लोप बोला जाता है। तो अगर मुझे एंगल पता लग गया, b पता लग गया, तो मैं अपना y नहीं निकाल सकता। तो इस y के फॉर्मूले को mx प्लस b भी बोला जाता है। लेकिन मैथमेटिकली इसे y को कभी कभार ऐसा भी बोल दिया जाता है, बीटा नॉट प्लस m इंटू बीटा नॉट, राइट। यानी कि ये मेरा क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, m मेरा स्लोप है, और ये पर्टिकुलरली मेरा क्या है, x, यस या नो। ये मेरा बीटा प्लस बीटा, ये जो मैं, ये मेरा इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे मैथमेटिकल टर्म से मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूं। कोई डाउट तो नहीं भाई, पक्का, ओके। अब मुझे यहां पर ये पता लग गया कि मेरे को रेजिडुअल जो मेरा है एरर है उसे मुझे मिनिमाइज करना है। और इस बार मैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल नहीं कॉल कर रहा हूं, इस बार मैं कॉल कर रहा हूं अपना स्टैट्स मॉडल एपीआई। तो यानी अर्जुन, अगर मुझे y की नई वैल्यू पता करनी है, तो हितेश मुझे एक्चुअली में पता क्या करना है, डोंट यू थिंक कि अगर मुझे m पता लग गया और मुझे b पता लग गया, तो मुझे y पता लग जाएगा, क्योंकि किस x पे मुझे निकालना है वो तो मुझे पता ही है। लाइक दिस, कहने का मतलब, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये है कि भाई कितने स्टडी आवर्स वो स्टडी करता है और कितने वो मार्क्स लेकर के आता है, तो अगर मुझे कुछ x, यानी मुझे ये पता करना है कि 8 आवर्स ऑफ स्टडी में वो कितना पढ़ेगा, और मेरा कुछ इक्वेशन ऑफ लाइन, ये बेस्ट फिट लाइन ऐसे जा रहा है, तो डोंट यू थिंक कि ये पर्टिकुलरली ये कहां पर मैच हो रहा है, जहां पर ये इसे कट कर रहा है, इंटरसेप्ट जहां पर आ रहा है मेरा, लाइक दिस, इस तरीके से मेरा वो मार्क्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है कि नहीं है। तो मुझे ये मेरा डेटा पॉइंट पता है, x मेरा क्या है, मुझे 8 पे पता करना है। b की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर 2 पे कट कर रही थी, कांस्टेंट वैल्यू, कहने का मतलब अगर कुछ नहीं पड़ता कुछ तो बाय डिफॉल्ट नंबर आएंगे ना, तो ये मेरा b का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा था। तो b में मान लेता हूँ 2 है, जरूरी नहीं है 2 मान के चलेंगे, और एंगल में मान लेता हूँ कि ये मेरा बना रहा है पर्टिकुलरली आपका क्लोज टू 40 डिग्री, राइट। तो मैं मान लेता हूँ m की वैल्यू समथिंग मेरी कुछ 1.2 या 0.5 या समथिंग ऐसी कुछ मेरी वैल्यू आ रही है। जैसे जैसे m बढ़ रहा है, ध्यान रखना, वैसे वैसे आपका कोफिशिएंट बढ़ रहा है। इस m को क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, और आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है इस x का कोफिशिएंट किसे माना जाता है, m को। अर्जुन, b का कोफिशिएंट क्या है, 1, बहुत बढ़िया, क्योंकि किसी चीज का कोई कोफिशिएंट नहीं है, इट मींस वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर m जो है मेरा x का कोफिशिएंट है, अगर m बढ़ रहा है तो x का वेटेज बढ़ रहा है, क्या ये बात कहा जा सकता है, और m के बढ़ने पे y भी बढ़ जाएगा, क्या ये बात कहा जा सकता है। तो इसीलिए हमारा मेजर फोकस होता है m निकालना और b निकालना। x मुझे पता ही है, मुझे 8 वैल्यू पे निकालना है, किस पे निकालना है, 8 के वैल्यू पे। मुझे m पता है, b पता है, x पता है, तो डोंट यू थिंक कि मुझे y पता लग जाएगा, है कि नहीं है। लीनियर रिग्रेशन है, ऐसे ही हमारा वर्क करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखते हैं और कोशिश करते हैं आज उसे डिराइव करने की। स्टेट्स मॉडल एपीआई फॉर्मूला, ठीक है। किसका, मुझे m और c चाहिए ना भाई, मुझे निकालना क्या है, मुझे स्लोप एंड इंटरसेप्ट का वैल्यू निकालना है कि नहीं है, ठीक है। एक मिनट, इसे स्टेट्स मॉडल ना बोल करके इसे मैं लीस्ट स्क्वायर, क्योंकि इसे और क्या नाम दिया जाता है,
ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर ना जी, जो चाहिए तो मेरे सामने है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है गाइस। मैं इसको पिक करता हूँ, यहाँ इसे ओपन करता हूँ। अर्जुन मुझे पता है कि मेरा m निकलता है इस वाले फॉर्मूले से और मेरा c निकलता है इस वाले फॉर्मूले से। आप पे दो अप्रोच है, या तो ये रट लो, ठीक है, xi हर इंडिविजुअल डेटा पॉइंट, ये x बार मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, y बार y यानी हर आपका ओरिजिनल डेटा पॉइंट टारगेट, और y बार यानी उसका मीन, ठीक है, फिर x माइनस एक्स बार का मीन जो है उसका स्क्वायर और सबका सम, इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दोगे m मिल जाएगा। c है y माइनस y बार यानी y का मीन माइनस x का m इंटू एक्स का मीन, तो उससे क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। या तो ये फॉर्मूला रट ले या ये फॉर्मूला डिराइव करके रट ले, कहने का मतलब रट एट द एंड समझ के रटोगे तो याद रहेगा, वैसे रटोगे तो भूल जाओगे। तो मुझे कहां पर पहुंचना है भाई, मुझे इस पर्टिकुलर प्रोसीजर से, इस पर्टिकुलर प्रोसीजर से मुझे इस फॉर्मूले पे पहुंचना है। मुझे ये पता है मेरे पास रेजिडुअल एरर ये है और मुझे इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। कोई डाउट तो नहीं भाई, ठीक है। तो इस फॉर्मूले, इस इक्वेशन के हेल्प से हम इन दो इक्वेशन को डिराइव करेंगे आज। कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं फाइनल ये मान लूं कि मेरा सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर इतना आ रहा है, ठीक है, ओके। जब डोंट से भी करना था तो उसी पे कर लेते है ना, क्यों भाई, ठीक है, चलिए देखिए। तो गाइस मुझे कहां पर पहुंचना है, मुझे मेरे पास जो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर है वो क्या है, माई एस एस इज इक्वल्स टू समेसन वाई आई से लेकर के, ये वाई आई है, वाई आई का कैप, कैप यानी प्रिडिक्टेड वैल्यू का स्क्वायर, और आई की वैल्यू 1 से लेकर के n, ये मेरा फाइनल सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई डाउट तो नहीं, ठीक है गाइस, हाँ बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखना, बिकॉज ये ना एक आपका ना, हाँ ये एक आपका ना स्क्वायर है, और स्क्वायर को बोला जाता है आपका पर्टिकुलरली, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल कर्व होता है कि नहीं है। अगर मैं पर्टिकुलरली सिंपल लाइन को प्लॉट करूं तो मेरा वो लीनियर इक्वेशन होता है, लेकिन अगर मैं कर्व को प्लॉट करूं लाइक दिस, ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल डेटा बनता है मेरा, जैसे POLYNOMIAL पॉलिनोमियल CURVA। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, यहाँ पर ये कर्व जाता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये कर्व आपके, ये सारे जितने कर्व बनते हैं, मतलब कर्व बनाने का डेटा वो आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन से ही बनता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब, आपने पैराबोला तो पढ़ा होगा ना भाई, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पैराबोलिक कर्व। तो इन सब के पीछे आपका कौन सा इक्वेशन चल रहा होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन चल रहा होता है ना, यानी एक्स स्क्वायर वाले इक्वेशन चल रहे थे, पॉलिनोमियल इन द सेंस स्क्वायर वाले इक्वेशन। तो अर्जुन अगर ये स्क्वायर यहां पर भी बन गया, डोंट यू थिंक ये भी पॉलिनोमियल का इक्वेशन बन गया मेरा। तो इसका भी, ये जो मेरा स्क्वायर्ड है, इसको भी मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अगर ये मेरा कर्व है और ये कर्व कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये कर्व कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो मुझे क्या पता करना है, लास्ट टाइम में भी हमने देखा था कि इसका मिनिमम वैल्यू कहां पर है, जो कि इस कर्व के यहां पर बैठेगा, यस या नो। अगर इसे कुछ इस तरीके से चेक किया जाए तो कुछ ये इस तरीके से मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे, क्यों भाई, ये वाला पॉइंट मेरा कौन सा पॉइंट होगा, बताइए, ये वाला कौन सा पॉइंट होगा हमारा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ग्लोबल मिनिमा, क्या बोलेंगे, ग्लोबल मिनिमा। 11th क्लास में मिनिमा मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है। मिनिमा वैल्यू मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, तब होता है जहां पर स्लोप, ध्यान से देखना, ये यहां पर है, तो यहां पर जो लाइन बनेगी वो क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और अर्जुन अगर वो स्ट्रेट लाइन बन गई तो उसका एक्स एक्सिस से क्या एंगल है, इसका एक्स एक्सिस से क्या एंगल है भाई, 0 का एंगल है। तो यानी कि अगर मैं इन केस m को 0 बनाना सीख जाऊं, स्लोप को 0 करना सीख जाऊं,
तो मुझे उस पोजीशन पे रखा हुआ जो मेरा स्क्वायर्ड एरर है SS, उसका मुझे मिनिमम एरर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? कोई डाउट तो नहीं? लेकिन यहां पर मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी में मेरे पास दो चीजें, एक तो m भी है और एक b भी है। तो मुझे b को भी जीरो रेफरेंस लेकर के चलना है कि जब b को जीरो बना करके चलेंगे तो एरर मेरा जीरो कैसे बनेगा और m के रेफरेंस में मेरा जीरो एरर कैसे बनेगा। क्यों भाई, कोई डाउट तो नहीं इस स्टेटमेंट में? पक्का? तो यहां पर हमारा फोकस क्या रहेगा? हमारा मिनिमम तो उसी पे रहेगा, एक तो स्लोप को भी जीरो करना, हाँ बिल्कुल सही। इंटरसेप्ट को। तो यानी कि मुझे इस स्लोप को जीरो बनाना है यहां पर, ठीक है। और मेरा फॉर्मूला क्या है? इसको मैं कट कर लेता हूं भाई, काम क्यों नहीं कर रहा है ये? इसको मैंने यहां पर गाइस पेस्ट कर दिया। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, क्योंकि हमें ये अचीव करना है, राइट। तो गाइस सबसे पहले ना हम ये वाला फॉर्मूला अचीव करेंगे। कौन सा? ये वाला, ठीक है। कोई डाउट इस वाले में? ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा स्क्वायर्ड एरर का फॉर्मूला क्या है? समीशन ऑफ वन से n, ठीक है। तो अब मेरे पास ना दो चीजें हैं, एक तो m है और एक c है, या तो c बोल लो या फिर b बोल लो, बात बराबर है, क्योंकि mx प्लस b या mx प्लस c। तो मुझे ना दो के बेस पे इसे डेरिवेट करना पड़ेगा। जब हम इक्वेशन ऑफ हम पॉलिनोमियल कर्व की बात करते हैं, वहां पर मेरा मिनिमम वैल्यू वहां पर होगा जहां पर उसका डेरिवेटिव का वैल्यू जीरो हो, जहां पर डेरिवेटिव का वैल्यू क्या हो मेरा? जीरो हो। तो इस इक्वेशन को एक तो मुझे m के रिफरेंस में मुझे डेरिवेट करना है, डी बाई डी एम किसका? समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई आई के कैप का स्क्वायर, एक तो इस बार, और एक बार किसके बेस पे करना है? डी बाई डी बी, बी के बेस पे। इस बार हम बी मान के चलने से, ठीक है, बी यानी कि इंटरसेप्ट, समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई आई के कैप का स्क्वायर। क्यों भाई हितेश, कोई डाउट तो नहीं? मेरे दो डेरिवेटिव बनेंगे, इन दोनों डेरिवेटिव से दोनों आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। बस अचीव करना है हमें कैसे, कोई डाउट तो नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसका? इस इंटरसेप्ट को फाइंड करने का। तो मेरे को इस वाले को क्या करना है? डेरिवेट करना है। आप लोगों ने पार्शियल डेरिवेशन पढ़ा होगा, चेन रूल का यूज करके थोड़ा सा हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो। y की वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी ना, y की वैल्यू कांस्टेंट है ना? हाँ बिल्कुल, y माना जाएगा। हाँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? डेरिवेट मुझे करना पड़ेगा। और ये जो मेरा y आई है, ये मेरा प्रिडिक्टेड होता है। इस प्रिडिक्टेड को कैसे निकाला जाता है भाई हितेश? m x प्लस b, यही तो फॉर्मूला है हमारा। अगर ये y आई है तो ये भी, ये आपका मतलब y आई है तो ये mx आई होगा। तो ये जो मेरा y आई का फॉर्मूला है mx आई प्लस बी, डोंट यू थिंक कि यहाँ पर मैं इसे प्लॉट कर सकता हूँ? ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? तो क्या अब मेरा ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बन जाएगा कि समेशन d बाय डी बी समेशन वाई आई माइनस एम एक्स प्लस बी, जो मेरा वाई कैप था वो मेरा क्या बन जाएगा? एम एक्स आई प्लस बी, ये ब्रैकेट क्लोज और इसका स्क्वायर, ये चल रहा था ना हमारा। क्यों भाई तेज, कोई डाउट तो नहीं? अर्जुन क्लियर है? इसको मैं डेरिवेट कर रहा हूं, पावर जब स्क्वायर होता है ये टू उठ करके सामने आ जाता है, ये बात आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूं, क्योंकि सब पे मुझे समेशन रन कर रहा है, इस समेशन को बाहर रख लो और डेरिवेट इस पूरे को कर दो, डी बाई डी वी ऑफ वाई आई माइनस एम एक्स आई प्लस बी का स्क्वायर, ये बोल सकता हूं ना भाई। समेशन तो बात तो तब भी है, मुझे करना ही है। अब इसका मैं डिराइव कर रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं समेशन ऑफ टू, मैं चेन रूल अप्लाई कर रहा हूं। तो चेन रूल कहता है पहले बाहर के पावर को सॉल्व करो, फिर इंडिविजुअल वैल्यू को सॉल्व करो, राइट। तो टू मेरा उठ करके बाहर आ गया, तो जब ये उठ करके बाहर आ जाएगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा? टू, बताओ भाई, वाई आई माइनस
एम एक्स आई प्लस बी, ये जस्ट अभी इसी का हुआ है, पावर का डेरिवेट हुआ है, अभी इंटरनली बचा हुआ है, और इंटरनली मुझे बोलना है डी वाई वन अपॉन डी वी, और ये कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म को जब किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वो जीरो हो जाता है, ये पढ़ा होगा, याद होगा। तो ये मेरा क्या बन गया, जब ये इसको इसके रिस्पेक्ट में करेगा ये जीरो बन गया, जब इसको इसके रिस्पेक्ट में करेगा माइनस जीरो बन गया, ऑल्दो माइनस का कुछ मतलब होता नहीं है, लेकिन जब इसको इसके रिस्पेक्ट में करेगा तो ये वन बन जाएगा भाई, डी बी को जब डीबी के रिस्पेक्ट में करोगे वन बन जाएगा, और बाहर साइन लगा हुआ है माइनस, तो मेरा क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में फाइनली माइनस वन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और जब मैं डेरिवेट कर देता हूं तो मेरा पर्पस क्या होता है, उस डेरिवेट को जीरो क्योंकि बनाना, क्योंकि डिराइव करने का पर्पस ही हमारा जीरो बनाना होता है, हमें मिनिमम वैल्यू को निकालना है हमें। कोई डाउट तो नहीं भाई? राहुल जी ऑनलाइन हो प्रेजेंट अभी? हेलो राहुल जी क्लास में नहीं है हाँ क्या सर, नहीं आज? कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ये समझ में आ रहा है यहाँ तक कि नहीं आ रहा है? गाइस अब एक बात बताओ, ये आ पूरा रहा मेरा समेसन है, आ क्या रहा इस सर। 2 को और -1 को इस समेसन से बाहर नहीं निकाल सकता? क्योंकि एट द एंड तो मेरा ये फाइनल का सम है ना, तो 2 तो पूरे पे प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि 2 मल्टीप्लाई -1 यानी कि माइनस का 2 देन समेसन y आई, ये ध्यान रखना 1 नहीं है कुछ भी, mx i प्लस b, क्या ये बोल सकता हूं इज इक्वल टू 0? ये 2 उधर चले जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, मैं डायरेक्टली मैंने कट कर दिया, कोई डाउट तो नहीं भाई इस स्टेटमेंट में? पक्का? तो मेरे पास यहां पर क्या बना, समेसन वाई आई माइनस एम एक्स आई प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये बना फाइनली। ये से नो गाइस, क्या इस वाले को मैं बोल सकता हूं कि अब इंडिविजुअली समेसन को बाहर पिक कर लो, यानी कि आप ये बोल दो समेसन ऑफ वाई आई माइनस समेसन ऑफ एम एक्स आई, और ये माइनस इससे भी माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस समेसन ऑफ बी इज इक्वल टू 0। गाइस ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बताइए, थोड़ा सा सोचिए लॉजिकली। पक्का? यहां तक कुछ पूछना तो बताइए इस पूरे में। हाँ ये डिवाइड आ गया तो हमने डायरेक्टली 0 काट दिया ना भाई, डिवाइड जाता वो 0 ही होता लास्ट में, तो वो -2 डायरेक्टली मैंने यहीं से कट कर दिया, बात तो बराबर है, ठीक है? तो मैं कुछ यहां पर इस तरीके से पहुंच गया। अब इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड बाय n कर दूं, और यहां पर भी मैं 0 डिवाइड बाय n कर दूं, बैलेंस कर रहा हूं ना, LHS RHS बराबर है, कोई डाउट तो नहीं? n मेरा क्या होगा, नंबर ऑफ सैंपल्स, कितने मेरे पास सैंपल है, कोई डाउट तो नहीं? तो ये मेरा फाइनली ये क्योंकि सारे को डिवाइड कर रहा हूं और यहां पर भी 0 डिवाइड बाय n है, तो डोंट यू थिंक गाइस इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं वाई आई अपॉन एन माइनस ये, क्योंकि अगेन m ये मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे x से, तो मैं इसको m को बाहर निकाल लूं और समेसन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, और यहां पर माइनस समेसन ऑफ b अपॉन n, ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कोई डाउट तो नहीं? है क्या? हाँ एक मिनट यार, एक मिनट रुकिए। यहाँ पर ये हमारा आया वाई आई, ये मेरा इसका ये बन गया, यहाँ कुछ गलत तो नहीं है ना हमारा? हाँ एक मिनट, जब हमने यहाँ पर ये किया 2y उठ करके इधर आया, ठीक है, इधर mx प्लस बी, और फिर ये इंडिविजुअल में हुआ तो ये -1 हुआ, यहाँ तक ठीक है, ये मेरा -b आया, ये मेरा क्या हो गया, ठीक है, ओके ओके, चलिए ठीक है गाइस, ओके। तो अब ध्यान से देखना, ये मेरा क्या है भाई, यहां पर ध्यान से देखना इस टर्म को, समीशन ऑफ क्या है ये b, लॉजिकली सोचना गाइस, समीशन ऑफ b का मतलब है जितने इंटरसेप्ट थे, जितने इंटरसेप्ट थे 1 2 3 4 8 10, उन सब का सम कर लो। आपको नहीं लग रहा है जितने नंबर ऑफ सैंपल्स थे उतने इंटरसेप्ट होंगे, है ना? तो ये जो मेरे जितने सारे नंबर ऑफ सैंपल्स थे, इसको अगेन मैं यहां लिख सकता हूं वाई आई अपॉन एन, ये वैसा ही है, माइनस एन सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, और माइनस जार सारे इंटरसेप्ट को जब आप ऐड कर लोगे तो वो n टाइम्स ऑफ सारे इंटरसेप्ट हो जाएंगे, n टाइम्स मतलब अगर एक इंटरसेप्ट है
तो एक, दो इंटरसेप्ट है तो 2 इंटू बी, तीन इंटरसेप्ट है तो तीन, भाई सभी को सम कर रहे हैं ना, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इस सिग्मा को हटा करके मैं n टाइम्स, यानी कि सारे b, क्योंकि b तो एक ही है ना, b बदलने वाला नहीं है, बस सारे b का आप सम कर रहे हो। भाई देखो ध्यान से, अगर मैं 1 प्लस, ये क्या हो गया, अगर मैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करूं, 4 बार 1 ऐड करूं, या फिर अर्जुन मैं 4 मल्टीप्लाई 1 करूं, बात तो बराबर है कि नहीं है। यहां पर भी हमने क्या बोल दिया, सारे b को ऐड करना बट या n इंटू बी करना, बात तो बराबर है मेरा। हाँ भाई राहुल जी बोलिए, हेलो। हाँ आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ बोलिए राहुल जी। तो हाँ हाँ राहुल जी मैं आवाज आ ये रही है कह रहा आपकी, सर, बोलिए। सारे इंटरसेप्ट की वैल्यू तो डिफरेंट होगी, तो फिर उसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ, नहीं नहीं, हाँ सारे सारे सर इंटरसेप्ट की, इंटरसेप्ट की वैल्यूज तो होंगी, वो तो डिफरेंट होगी, तो फिर सारे इंटरसेप्ट की वैल्यू डिफरेंट कैसे होगी, अभी हम किसके रेफरेंस में यहाँ पर कर रहे हैं, डीबी के रेफरेंस में कर रहे हैं, हम उसको फिक्स मान के कर रहे हैं ना भाई, तो सबकी अलग कैसे हो गई हमारी। अगर मैं एम के रेफरेंस में यस करता हाँ तो सर। सारे मेरे अलग होते, ठीक है, तभी तो हमारे दो पार्शियल डिफरेंशिएशन चल रहे हैं ना, एक को फिक्स मान के कर रहे हैं ना हम। ठीक है राहुल जी, क्लियर है कि नहीं है, बी मेरा नहीं बन, बी ओके मेरा ओके, एक ही यस होगा, यस, वो n यस सर टाइम्स होगा। क्लियर है। ठीक है, तो क्या मैं इस बोल सकता हूँ ये n से ये n मेरा कट जाएगा, इज इक्वल टू 0 चल ही रहा है मेरा, क्यों भाई अर्जुन। अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, y i का सम यानी सारे y, मतलब सारे टारगेट वैल्यू, सारे टारगेट वैल्यू को जब आप नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड करते हैं, डोंट यू थिंक वो मीन रिटर्न करेगा। भाई मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, और यहां पर भी क्या चल रहा है, सम ऑफ ऑल y वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, राहुल जी है कि नहीं है। तो इस y समीशन ऑफ y यस i सर। अपॉन 1 को क्या मैं y i का बार नहीं बोल सकता, बोल सकता हूं ना। अगेन m तो m ही है मेरा, xi अपॉन n, यानी कि सारे x का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल, डोंट यू थिंक इसको मैं x बार बोल सकता हूं, और माइनस में मेरा क्या लिखा हुआ, जस्ट b इज इक्वल्स टू 0। इस b को अगर मैं उधर भेज दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, y बार माइनस m इंटू एक्स बार इज इक्वल्स टू b, और डोंट यू थिंक कि हमने वो फॉर्मूला अचीव कर लिया कि b इज इक्वल्स टू y का बार माइनस m इंटू एक्स का बार, यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला प्लान किया था कि मेरा c क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा मेरा, y बार माइनस m इंटू एक्स का बार। लॉजिकली क्लियर है भाई, ठीक है। तो ओवरऑल प्रोसेस में समझ क्या आया। नहीं ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी नहीं है, नहीं है, ये बार चल रहा है, मीन वैल्यू चल रहा है। अगर मैं आपको डायरेक्ट बोलता ना y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, बस बार बना लो, आपके माइंड में क्वेश्चन हिट करना चाहिए था, सर ऐसे कैसे बार बना ले। भाई जब कोई चीज y है तो वो y बार कैसे बन सकती है अपने आप में, y अलग चीज होती है, y बार अलग है, y बार मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और y नॉर्मल डेटा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। राहुल जी अब क्लियर हुआ कि ये मेरा इंटरसेप्ट फॉर्मूला कैसे आया। आई थिंक इस वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं यस होगा, सर। ये वाला क्लियर होगा, ठीक है चलिए। यस सर। तो क्या इसकी जरूरत है या क्लियर कर दूं मैं, बताओ भाई। वीडियो तो है ना, हाँ ठीक है। इसे मैं यहां से, मैं पूरा कंट्रोल ए डिलीट, ठीक है। तो मैंने क्या पाया भाई, मैंने तीन चीजें पा ली। सबसे पहले तो मेरे को ये पता लग गया कि मेरा b क्या होगा, मेरा b क्या होगा भाई, है माई b इज y बार माइनस m इंटू एक्स बार, ये मेरा इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। और दूसरा हम और क्या चीज परफॉर्म कर रहे हैं कि सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, जो कि है हमारा समीशन ऑफ y माइनस वाई आई माइनस वाई आई का कैप का स्क्वायर, और i इज इक्वल्स टू 1 टू n, ठीक है। लास्ट टाइम हमने इसको डिफरेंशिएट किया था इन इन रिस्पेक्ट ऑफ b, इंटरसेप्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब क्योंकि मैंने ये करके देख लिया कि b के स्लोप को 0 करके देख लिया, मुझे पता लग गया कि b के किस फॉर्मूला पे मेरा रेजिडुअल सबसे मिनिमम होगा, रेजिडुअल यानी एरर सबसे मेरा मिनिमम होगा।
अब मुझे चेक करना है m के किस फॉर्मूला किस वैल्यू पे मेरा रेजिडुअल सबसे मिनिमम होगा। तो मुझे ये पता लग गया ना कि m के इस वैल्यू पे और b के इस वैल्यू पे मेरा ओवरऑल रेजिडुअल क्या होगा, सबसे कम होगा। कोई डाउट भाई इस वाले स्टेटमेंट में? ओके, अब इसी फॉर्मूला को मुझे क्या करना है भाई अर्जुन, डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, m के रिस्पेक्ट में। कोई डाउट तो नहीं? ओके, तो गाइस यहां पर मैं बोल सकता हूं कि d बाय dm समेसन yi माइनस, इसको क्या हमने पढ़ा था, mxi प्लस b का स्क्वायर, b अभी हमने निकाला, ठीक है। क्या इस b की वैल्यू यहां से उठा करके मैं यहां रख सकता हूं कि नहीं रख सकता? समीशन को मैंने बाहर कॉल कर लिया, d बाय डी एम yi माइनस mxi प्लस क्या आएगा b का वैल्यू, y का बार माइनस mxi का बार। ये ध्यान रखना, ये i हमेशा लगा रहेगा, ठीक है। हाँ नहीं, xi नहीं आएगा, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि वो तो बार लगा है ना हमने। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ xi नहीं आएगा हमारा, ठीक है। हमने फॉर्मूला में मीन वैल्यू निकाला और मीन आई पे नहीं चलेगा हमारा, ठीक है। और फिर पूरे का क्या हो जाएगा, मेरा स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट? नो। अब गाइस अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसके कॉन्टेक्स्ट में मुझे इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। चलिए, यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा वाई आई माइनस एम एक्स आई प्लस वाई बार माइनस एम एक्स का बार है, ठीक है। क्या इसको मैं इक्वेशन को इंटरनली एक्सपेंड कर सकता हूं ऐसे बोल करके कि समेशन बाहर ही रखो, डी बाई डी एम, बताओ भाई अर्जुन, वाई आई माइनस, इसको बाहर निकाल लिया तो मैं वाई आई माइनस वाई बार लिख लूं डायरेक्ट इधर ही, ठीक है। मुझे पता है ये भी जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का एम एक्स आई, और ये जब बाहर आएगा तो माइनस मिल करके प्लस, प्लस का एम एक्स बार, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? और इस पूरे का स्क्वायर, ये कह सकता हूं समेसन डी बाई डी एम। क्या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि वाई आई माइनस वाई बार, अब इसमें से क्या कॉमन ले लो, माइनस एम कॉमन ले लो, अब माइनस एम कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स बार। क्या ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है गाइस? ध्यान से देखिए, ये m जब इससे मल्टीप्लाई होगा यही आना है, ये m जब इससे मल्टीप्लाई होना तो भी यही आना है। इसे रिवर्स ऐसे लिख सकते हैं हम। आगे क्या करना है, आगे पता ही है आप लोगों को क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। चेन रूल अप्लाई करेंगे, पहले इसको स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, फिर इंडिविजुअली इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्क्वायर को सॉल्व किया तो मेरा क्या आ गया, समेसन 2, और 2 को बाहर लिख लेते हैं, डी बाय डी एम, जब डेरिवेट कर ही दिया तो डी बाई डी एम क्या कर रहा है इधर, ठीक है। तो यहां मेरा क्या आ जाएगा, वाई आई माइनस वाई बार, ठीक है। नहीं, पहले तो अभी स्क्वायर का ही सॉल्व हो रहा है तो ये पूरा टर्म ऐसे ही रहेगा, एम एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। ये वाला टर्म ऐसे ही रहेगा। अब इंडिविजुअली इसका सॉल्व होगा, अब इंडिविजुअली क्या होगा, इसका सॉल्व होगा। तो दिस मल्टीप्लाई, अब इसका सॉल्व होगा भी। इसको जब, अब ध्यान से देखिए, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको जब आप इस m के रिस्पेक्ट में करो ये 0 बन जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, है कि नहीं है, पक्का? ठीक है। अब यहां पर इस स्टेप को थोड़ा सा इग्नोर करके अगर मैं इस dm को इसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो मेरा क्या बचेगा भाई, m मेरा dm यहां पर पर्टिकुलरली मैं इसको इसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो मेरा xi बचेगा ना, माइनस का xi, और यहां पर मैं क्या बचेगा पर्टिकुलरली माइनस ये प्लस का x बार, यही बचेगा ना मेरा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि मतलब मेरे पास फॉर्मूला यहां पर क्या बचा कि ये इसके कंटेक्स्ट में हुआ तो ये मेरा 0 हो गया, और यहां पर मेरे पास बच रहा है, ध्यान से देखना, माइनस टर्म में ये मल्टीप्लाई में भी माइनस है, ये माइनस टर्म मेरा इसका मल्टीप्लाई में, तो यहाँ m के रिस्पेक्ट में ये मेरा डिफरेंशिएट हो गया, तो ये मेरा क्या बचेगा, एक्स आई माइनस एक्स बार। क्या ये कह सकता हूं मैं भाई? दोबारा देखो, इस स्टेप को इग्नोर करो, मैंने इस dm को इसके रिफरेंस में किया तो ये माइनस का मेरा आया ना,
इसको मैंने इसके रेफरेंस में किया तो प्लस का एक्स बार आएगा, तो मैंने माइनस पूरा बाहर निकाल लिया तो मेरा माइनस का एक्स बार हो गया। ये कह सकता हूँ क्योंकि ये माइनस का मल्टीप्लाई बाहर है, इस माइनस को बाहर भेज सकता हूँ, यहाँ ऐसे भेज सकता हूँ कि नहीं भेज सकता हूँ? यहाँ से इसको मैं इग्नोर कर दूं फिर, यस या नो? कोई डाउट तो नहीं भाई? बताओ कैंडिडेट्स। ये तो ये वाला माइनस उठ करके यहाँ मेरा आ गया ना, तो अब मेरे पास क्या बचा भाई फाइनली? और ये सब इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है? ये सारा इज इक्वल्स टू 0 चल रहा है, तो ये वाला 2 मेरा क्या हो जाएगा? कट के उधर 0 हो जाएगा। अब मेरे पे फाइनल क्या बचेगा इधर गाइस? समीशन ऑफ पूरा वैल्यू yi माइनस y बार, ठीक है, माइनस m xi माइनस x बार, और ये पूरा मल्टीप्लाई किससे हो रहा है हितेश? xi माइनस x बार से, इज इक्वल्स टू 0। राहुल जी यहां तक कुछ पूछना है तो बताइए। ये क्लियर है? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। अब मैं इंडिविजुअली इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, हो सकता है भाई? क्योंकि ये तो पूरा तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना मेरा, तो यानी कि समेशन ऑफ, जब हितेश इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? yi माइनस y बार मल्टीप्लाई xi माइनस x बार, यही आएगा, है ना? है कि नहीं है? पक्का? और फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में क्या आ जाएगा? समीशन, अब मैं समीशन इंडिविजुअली बाहर ले रहा हूं, समीशन m xi माइनस x बार, xi माइनस x बार का स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है मेरा हितेश? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? पक्का? अब ध्यान से देखिए गाइस, मैं इसको बोल सकता हूं समेशन yi माइनस y का बार मल्टीप्लाई xi माइनस x का बार, और इस m को बाहर ले आऊं तो माइनस का m और समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये बात कहा जा सकता है? बताओ गाइस, इस पूरे टर्म को उठा के 0 के उस तरफ लाया जा सकता है? हाँ, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी अब मेरे पास क्या बचेगा? समेशन yi माइनस y का बार मल्टीप्लाई xi माइनस x का बार इज इक्वल्स टू m समेशन xi माइनस x के बार का स्क्वायर। ये पूरा टर्म आ चुका है ऐसे मेरे पास। इस वाले टर्म को मैं यहां ला सकता हूं तो ये न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर में आ जाएगा मेरा, है कि नहीं है? क्या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि समेशन yi माइनस y का बार मल्टीप्लाई xi माइनस x का बार डिवाइडेड बाय, ये वाला टर्म उठ के इधर आ गया समेशन के साथ, समेशन xi माइनस x का बार का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है? m के। और डोंट यू थिंक मेरा m निकल के बाहर आ गया? m अकेला ही चाहिए था मुझे और m का फॉर्मूला निकल गया। और मुझे पता है ये सारे समीशन कहां से कहां तक चल रहे हैं? n तक, i इज इक्वल्स टू 1 से n तक। तो मेरा फाइनल फॉर्मूला क्या बना? नाउ माय m इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ i 1 टू n, वेयर yi माइनस y का बार पिक करना है, xi माइनस x का बार पिक करना है, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ xi माइनस x के बार का होल स्क्वायर। यही मेरा फाइनल फॉर्मूला बना। बताओ गाइस, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए और इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, क्या सेम है या अलग है? वही है। डेरिवेट क्लियर है दोनों का? राहुल जी यस सर। कुछ पूछना है इसमें? मामला गंभीर है भाई? नहीं सर। पक्का इजी है? ठीक है, ये डिराइव कर लोगे तो मुझे m पता लग गया और मुझे c पता लग गया, दोनों चीजें पता लग गई मुझे। ठीक है, चलिए यहां पर आते हैं और इस फॉर्मूला को मैं एम्बेड कर देता हूं। डाउट? चलिए गाइस, बहुत बढ़िया। तो इसमें भी कोई लाइब्रेरी वगैरह होगी जैसे जिसको कॉल करो? अभी हम स्क्रैच से बना रहे हैं, कोई लाइब्रेरी तो कॉल करेंगे। स्टेट्स मॉडल है ना, मैंने क्या बोला, ये स्टेट्स मॉडल का एपीआई मॉड्यूल का काम है। लेकिन अभी हम m भी हमने स्क्रैच से डिराइव किया और c भी स्क्रैच से, अब अपना मॉडल भी स्क्रैच से बनाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर डेटा है, ये रहा डेटा डॉट CSV। मैं इस डेटा को मंगा लेता हूँ, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कॉल कर लेता हूँ।
pandas as pd, import numpy as np, import matplotlib dot as tlt. sklearn तो हम यूज ही नहीं करेंगे क्योंकि हम स्क्रैच से बना रहे हैं ना, sklearn का कुछ यूज नहीं करेंगे। और बस ठीक है, और वार्निंग इंपोर्ट कर लेते हैं फिलहाल। इंपोर्ट वार्निंग डॉट इग्नोर। कोई डाउट तो नहीं भाई? इग्नोर में भी वार्निंग देता ही है। चलिए अब चल गया, ठीक है। df इज इक्वल्स टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, मेरे पास यहाँ पर फाइल है डेटा डॉट csv, दिस इज माई df। गाइस कोई डाउट तो नहीं? गलती है कि यहाँ पर पहला वैल्यू क्या बन गया, कॉलम बन गया। तो एक काम करेंगे, x कॉमा y, ठीक है। फिर गाइस कोई डाउट तो नहीं? x बड़ा लिख दिया क्या हमने पहले ही बड़ा लिख दिया, चलिए चलेगा, ठीक। टेस्ट क्लियर है? इस x की रेफरेंस में मुझे y कैलकुलेट करना है, ठीक है। मान लेते हैं ये नंबर, ये आपका डिपेंडेंट डेटा था और ये सॉरी इंडिपेंडेंट डेटा था और ये डिपेंडेंट था, ये y टारगेट था और ये x के बेस पे डिराइव हो रहा था। गाइस क्या इनका पहले मैं रिलेशनशिप देख लूं कैसा है विद द हेल्प ऑफ स्कैटर प्लॉट? भाई तभी तो पता लगेगा ना मॉडल बनने लायक भी है कि नहीं है। plt डॉट स्कैटर df का क्या पिक करना है, x के कॉन्टेक्स्ट में df का y। बढ़िया सा ग्राफ बना मेरे पास, इधर स्कैटर प्लॉट बना। plt डॉट शो, कंफ्यूजन गाइस? नो? लेबल कर देते हैं थोड़ा बहुत, plt डॉट x लेबल फीचर, क्योंकि हमें पता है x को क्या बोला जाता है, फीचर, और y को क्या बोला जाता है, टारगेट, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से मेरे पास आ गया कि इस फीचर पे मेरा क्या टारगेट बढ़ रहा है। इसे मैं बोल सकता था नंबर ऑफ स्टडी आवर वर्सेस मार्क्स, बात बराबर है। मुझे पता है मेरा यहाँ से एक लाइन गुजरने वाला है, वो कहाँ से गुजरने वाला है, क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है वो जो भी होगा वो इस m और इस c से डिराइव हो रहा होगा, है ना? ये तो क्लियर है, ठीक है। तो गाइज अब मुझे क्या करना है, मुझे ये m और c चाहिए, ठीक है। और मेरा पर्टिकुलरली m और c के बाद जो हमारा पर्पस है, वो पर्पस क्या है हमारा, y निकालना, है ना? वही तो हमारा पर्पस है, ठीक है। तो मैं पहले m निकालता हूं, या पहले क्या निकालने, c निकालने, दोनों, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, इस फॉर्मूला को मैं अगेन यहाँ ले आता हूं। y बार df डॉट शेप तो 100 के आसपास ही आएगा, ठीक है, देख लिया था ऊपर मैंने, 100 और 2, ठीक है। y बार निकालना है गाइस, y बार क्या होता है, मीन ऑफ y। भाई y बार क्या है, मीन ऑफ y। y क्या है मेरा, df ऑफ y, और इसका क्या निकालना है मुझे, मीन, बाद मीना, मीना नहीं मीन, ठीक है। दूसरा मुझे क्या, किसकी जरूरत है, x की, मीन ऑफ x इज इक्वल्स टू df ऑफ x का मीन। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अगर मैं, क्योंकि जब तक m नहीं मिलेगा तब तक यहाँ m पुट नहीं होगा, c नहीं निकल पाएगा, और यहाँ पर m का डिपेंडेंसी नहीं है, ये पूरा x और x बार और ये x और x के बेस पे निकला है, तो पहले मुझे m निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ, एक को मान लेता हूँ न्यूमरेटर और एक को मान लेता हूँ डिनोमिनेटर। NUMR यानी न्यूमरेटर, और DENOR डेनोर यानी डिनोमिनेटर। कोई डाउट तो नहीं भाई? मुझे क्या चलाना है, मुझे हर एक आइट्रेशन पे फॉर लूप चलाना है, ठीक है। तो फॉर i in कितना चलाना है,
पूरे डेटा पे चलाना है ना, फॉर आई इन पूरे डेटा पे। तो भाई हर एक डेटा पे ध्यान से देखना, एक्स आई माइनस एक्स बार कैसे करेंगे, एक्स आई यानी डीएफ के हर एक एक्स का पहला वैल्यू, फिर दूसरा वैल्यू, फिर तीसरा वैल्यू, फिर चौथा वैल्यू। तो मैं कैसे कॉल कर पाऊंगा एक्स आई को? तो यहां मैं बोल सकता हूं फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ डीएफ, ये मैं बोल सकता हूं। तेज अगर मैं यहाँ पर आई को प्रिंट करूं तो मेरा ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, कहां तक जाएगा 99 यानी 100 वैल्यू लास्ट तक, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। इंस्टेड ऑफ एक्स आई मेरे को हर एक एक्स का आई चाहिए, तो सोचिए थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसमें एक लेंथ में एक ऐड नहीं करना पड़ेगा, जैसे 99 है तो हाँ वही, नहीं नहीं यहाँ जरूरत नहीं है ना भाई, 100 सेव जा रहा है ना तो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 99 जा रहा है तो लास्ट में 100 ही रहेगा ना। हाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, ये देखो 0 से तो स्टार्ट होगा डीएफ, ये रहा 0 से कहां तक जा रहा है 99 तक जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर जस्ट मैं गाइस एक्स निकालूं, क्या मैं बोल सकता हूं डीएफ का एक्स, ये कुछ इस तरीके से, डीएफ के एक्स का 0 क्या निकाला है गाइस इसने, पहला वैल्यू, डीएफ के एक्स का 1 क्या निकाला है, दूसरा वैल्यू, डीएफ के एक्स का 99 क्या निकाला है, लास्ट का वैल्यू। और डी 100 तो है नहीं क्योंकि वो एरर आ जाएगा, आउट ऑफ रेंज आ जाएगा, है ना, वैल्यू एरर 100 आउट ऑफ रेंज, तो मेरा 99 तक ही जाता है। तो अगर मुझे x का i निकालना है हितेश, डोंट यू थिंक मैं ऐसे निकाल सकता हूँ? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अभी पहले प्रिंट करके देख लो कि df ऑफ x के i को कॉल कर लो, ये मेरा xi हो गया, ये मेरे सारे x आ गए कि नहीं आ गए, है ना। और अब प्रॉपर क्योंकि हम फॉर्मूला समझ चुके हैं तो मैं डायरेक्टली माइनस करा लेता हूँ, ठीक है। दिस माइनस देयर मीन, दिस माइनस देयर मीन, और मीन कैसे निकलेगा, मीन ऑफ एक्स। ये पहला फॉर्मूला डन हुआ मेरा, ये जस्ट अभी पहला है, और ये पूरा मल्टीप्लाई होगा किससे, y के साथ भी यही काम करना है। मुझे क्या बोलना है, df ऑफ y, है कि नहीं है भाई, df ऑफ y का i माइनस मीन ऑफ y, ये निकाल सकते हैं। और मुझे पता है ये मेरा किसका पार्ट है, ये मेरा न्यूमरेटर का पार्ट है, और हर एक आइट्रेशन में ये सम हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि इसको कैलकुलेट कर लो, और न्यूमरेटर जो है उसमें प्लस इज इक्वल्स टू करते रहना, मतलब हर एक आइट्रेशन में पहले सॉल्व कर लिया, न्यूमरेटर में जाकर के प्लस कर दिया, दूसरा आइट्रेशन में सॉल्व कर दिया प्लस कर दिया, तीसरे में गया और प्लस कर दिया, तो ऐसे करके पूरे न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेगा ये। क्यों भाई, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। दूसरा मुझे क्या सॉल्व करना है, डेनोमिनेटर को। तो डेनोमिनेटर कैसे निकालेंगे हम, एक्स आई माइनस एक्स का बार का स्क्वायर। तो एक्स आई क्या है मेरा, यानी डीएफ ऑफ एक्स का आई माइनस माइनस मीन ऑफ एक्स का पूरे का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर कैसे देंगे, डबल स्टार 2, और इसे मुझे किस में ऐड करना है, डेनोमिनेटर में। तो डेनोमिनेटर प्लस इज इक्वल्स टू दिस, यस या नो? क्यों भाई तेज, ये बोला जा सकता है, मेरे पे न्यूमरेटर निकल गया और मेरे पे डिनोमिनेटर निकल गया। डोंट यू थिंक कि m मेरा क्या है भाई, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय, एक बार ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू, हाँ प्रिंट कर लो, ये रहा, ठीक है, प्रिंट कर लिया आपने किसे, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है NUMR, और डेनोमिनेटर DENOMINATOR, राइट। डेनोमिनेटर क्या है आपका, डेनो, ये दोनों आए कि नहीं आए, परफेक्ट। सिंगल वैल्यू दी है, सबका सम करके, सम ही तो चाहिए हमें, राइट। मुझे फाइनली क्या चाहिए, m, और m मेरा क्या होगा, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। क्यों राहुल जी, m मिला कि नहीं मिला, बताइए, मिला कि नहीं मिला, m की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब क्योंकि गाइस m मिल गई है, डोंट यू थिंक c तो मिल ही जाएगा मेरा, c क्या है मेरा, c इज इक्वल्स टू y बार, यानी मीन ऑफ y, यानी मीन ऑफ y माइनस m तो निकाल लिया हमने, और m मल्टीप्लाई x का बार, यानी मीन ऑफ y, है ना, मीन ऑफ x, हाँ। और इसे क्या बोला जाता है, इंटरसेप्ट बोला जाता है। दोनों मिल गया मुझे, मुझे स्लोप भी मिल चुका है और मुझे इंटरसेप्ट भी मिल चुका है। मेरा नया वैल्यू क्या है,
मेरा न्यू y यानी y प्रेड है ना, y प्रेड इज इक्वल्स टू क्या होगा m इंटू, ठीक है, इनपुट डेटा, इनपुट यानी इनपुट x है ना, इनपुट x प्लस में c, यही बनेगा ना मेरा। और बंदा जो भी इनपुट x देगा, इनपुट x इज इक्वल्स टू जो भी उसके मन में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मेरा मॉडल मुझे y प्रेड करके दे देगा। मैंने मान लेते हैं यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने x ये ले लिया और मुझे पता है ये x लेने पे क्या y आता है 72 अप्रोक्सीमेट। मैंने ये x लिया, यहाँ मैंने पास किया और मैंने पाया कि क्या आ रहा है अप्रोक्सीमेट 72 के आसपास आ रहा है। क्यों भाई राहुल जी, बन गया मॉडल हमारा, स्क्रैच से बना एकदम, ठीक है। बताइए कुछ पूछना है। लीनियर रिग्रेशन सबसे बेस्ट आपका पर्टिकुलरली मशीन लर्निंग का मॉडल होता है, ठीक है, क्योंकि इजी टू लर्न होता है, इजी टू डिराइव होता है और इसी के बेस पे बाकी मॉडल फिर वर्क हो रहे हैं, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क तक आगे जाता है ये मॉडल, ये जो लीनियर रिग्रेशन का अप्रोच है। और sklearn बैकएंड में ये अप्रोच यूज करता है। क्या यूज करता है? बैकएंड में ये अप्रोच यूज करता है। कोई डाउट तो नहीं? देखिए अगर गाइस इसी डेटा पे मुझे पता है मेरा m ये आ रहा है और मेरा इंटरसेप्ट ये आ रहा है, क्या एक बार मैं उसको लीनियर रिग्रेशन को बुला के चेक कर लूं आपने m और c क्या दिया है, चेक कर लें। फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, LR नाम से बनाते हैं लीनियर रिग्रेशन, ये रहा LR डॉट फिट और क्या पास कर दिया df ऑफ x और डबल में, ठीक है, df ऑफ x डबल में डेटा फ्रेम में जाता है ना वो, df ऑफ x कॉमा df ऑफ y, ये LR बन चुका है। LR डॉट मुझे क्या निकालना है m और c, तो मुझे मैं कोफिशिएंट निकालूंगा तो ये मेरा पर्टिकुलरली कोफिशिएंट मिला यानी m, ठीक है, तो इसको मैं जीरो इंडेक्स पे कॉल कर लूं, ये रहा m। और LR डॉट इंटरसेप्ट ये मेरा c है। देखिए मेरा जो स्टेट मॉडल है वो c क्या बता रहा था, लीनियर रिग्रेशन क्या बता रहा है 7.99, मेरा स्टेट मॉडल क्या बता रहा था स्लोप 1.32, मेरा LR sklearn क्या बता रहा है 1.32। क्या समझ में है? sklearn यही कॉन्सेप्ट यूज करता है, बैकएंड में यही यूज हो रहा होता है, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ सकते थे लेकिन पहले आपने सब कुछ पढ़ा, अप्रोच समझा कि काम कैसे होता है, ठीक है, और अब आपने समझा कि उसके पीछे का प्रोसेस क्या था, ठीक है। और अब आप जो खुद भी लर्निंग करेंगे ना, खुद से जो आप लोग टाइम अपना डिवोट करेंगे उसके अंडर के प्रोसेस को समझने में करेंगे। मॉडल वॉडल बनाना सब आता है आपको, चाहे आप रैंडम फॉरेस्ट बनाना हो, डिसीजन ट्री बनाना हो, SVM बनाना हो, के आपका KNN का मॉडल हो, नाइफ बेस का मॉडल हो, सारे कॉल करने आते हैं, सारे बनाने आते हैं, ग्रेड सर्च सीवी के थ्रू, पैरामीटर के थ्रू, हाइपर पैरामीटर के थ्रू, रैंडमाइज सर्च सीवी के थ्रू, सब हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन उसके अब मैथमेटिकल इंट्यूशन को आपको प्रैक्टिस करना है, तभी बात बनेगी, ठीक है। राहुल जी क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें बताइए। हेलो, हाँ सर क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। तो m और c हमने कैलकुलेट कर लिया, परफेक्ट, ओके। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ इस m और c को आपने जो लीनियर लाइन बनाया इसे जरा प्लॉट कर लो, ठीक है। तो ये जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया था ये वाला, इसी में मैं एक अपना लाइन प्लॉट कराऊंगा। अब देखना लाइन प्लॉट करने के लिए ना दो डेटा पॉइंट चाहिए, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट, वो लाइन अपने आप पिक कर लेगा, ठीक है। तो गाइस आपको नहीं लगता है कि एक काम किया जा सकता है, इधर एनपी के अंदर एक हमारा फंक्शन है उसका नाम होता है लिन स्पेस, ठीक है। मैं कह रहा हूं मिनिमम ऑफ एक्स निकाल लो, किसका, डीएफ का, दूसरा मैक्सिमम ऑफ डीएफ का एक्स का निकाल लो। और मुझे कितने ऐसे डेटा पॉइंट्स चाहिए इनके बीच में, मान लेते हैं मुझे एक ही चाहिए, तो ये क्या बता रहा है इनके बीच का एक डेटा पॉइंट। अगर ऐसे मुझे 50 चाहिए तो मुझे 50 डेटा पॉइंट मिल जाएंगे इनके बीच के, है कि नहीं है। क्या इस पूरे को, क्योंकि ये एक मेरा पर्टिकुलरली जो है ये एक मेरा लाइन प्लॉट होगा, राइट। आपको नहीं लग रहा है कि इसके अकॉर्डिंग मैं इस वाले को प्लॉट कर सकता हूँ, एक लीनियरली सेपरेबल लाइन है। ध्यान से देखना, अगर मैं PLT डॉट प्लॉट अगर मैं बोलूं जस्ट इसके बेसिस पे लाइक दिस,
ये एक मेरा लाइन कुछ इस तरीके से पिक हो रहा है मेरा, है ना। इस कोड को कट किया, इस कोड को यहाँ पर पेस्ट किया और कुछ इस तरीके से ये मेरा लाइन जा रहा है, राइट, min ऑफ x और ये min ऑफ y। लेकिन इसे मुझे प्रॉपर लेकर के चलना है कि पूरा आप प्रिडिक्ट करो। तो देखना क्या करेंगे, ये वाला कोड तो जस्ट समझाने के लिए था। मैं यहाँ पर बोलूंगा कि आप पूरा y प्रेड निकालो। क्या निकालो? पूरा y प्रेड निकालो। और y प्रेड कैसे निकलेगा? हाँ, m क्या है मेरा? m मेरे पास है और x मेरे पास इस बार पूरा df का x है, ठीक है। और प्लस में मुझे क्या करना है? c करना है। ये मेरा y प्रेड देखिए मेरे पास ये रहा। आ चुका है कि नहीं आ चुका है? अब मैं कह रहा हूं कि इस कोड को करो कॉपी, यहां पर करो यहाँ पेस्ट, और इंस्टेड ऑफ दिस कोड plt डॉट प्लॉट करो किसे? y प्रेड को, लाइक दिस। और ये मुझे ना ऐसे लेना था, ये तो सारे डेटा पॉइंट अलग ले लिए इसने। x के रेफरेंस में एक काम करते हैं, df ऑफ x के रेफरेंस में y प्रेड को यहाँ पर प्लॉट कराते हैं, लाइक दिस। ये जा रहा है ना, ठीक है। और इसका मैं कलर क्या कर लेता हूँ? कलर कर लेते हैं इसका रेड। परफेक्ट। तो छूट गया क्या? अच्छा, इज इक्वल्स टू यहां लग गया, ठीक है भाई। ये मेरा बेस्ट फिट लाइन है, ठीक है। अभी हम अंदाजा कुछ भी बना लेते, लेकिन एक्चुअल मेरा जो लाइन जा रहा है बेस्ट फिट लाइन, वो ये जा रहा है, क्योंकि प्रिडिक्शन करते हुए लाइन मेरी ये वाली जा रही है। कुछ पूछना है तो बताओ भाई। इसको मैं लेवल इज इक्वल्स टू स्प्रेड लाइन बोल सकता हूँ, और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ plt डॉट, तो मेरे पास स्प्रेड लाइन आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो है plt स्कैटर, यहाँ पर मैं लेवल में बोल सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा प्रिडिक्टेड है, ये मेरा एक्चुअल वैल्यू है ना। तो एक्चुअल वैल्यू वर्सेस प्रिडिक्टेड लाइन, इसके अगर आप पे इस पे मार्कर शो करना है, मार्कर इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो ये सारे मेरे प्रिडिक्टेड वैल्यूज है, देख रहे हैं। पहला एक्चुअल ये था, जबकि इसने प्रिडिक्ट ये किया। दूसरा एक्चुअल ये था, प्रिडिक्ट भी ये किया। तीसरा एक्चुअल ये था, प्रिडिक्ट ये किया। कुछ इस तरीके से चल रहा है। राहुल जी क्लियर है? इजी था, है ना? समझ में आया? बढ़िया था, राइट। ओके, तो अब ना इसमें थोड़ा सा और खेल खेलते हैं। ये मॉडल हमारा कितना बेस्ट है, ये एक्चुअली कितना वाई, ये एक्चुअल और प्रिडिक्शन में कितने, प्रिडिक्टेड वैल्यू में कितने ओरिजिनल वाई को क्लोज ला पाया है, वो मेरा आर स्क्वायर कहलाता है। हाँ बिल्कुल भाई, इसी को बढ़ा देंगे तो फीचर पे दे देगा। राहुल जी ध्यान से समझना कि ये एक्चुअली मेरा जो लाइन है, ये लाइन कितने पर्टिकुलरली कितने परसेंट ऑफ एक्स को अच्छे से कैप्चर कर पाया है। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू मेरी 60 आती है, इट मींस 100% में से ये 60% डेटा सही प्रिडिक्ट कर पाया। अगर मेरा आर स्क्वायर का वैल्यू 80 आता है, तो इट मींस ये 100 में से 80% डेटा को अपने क्लोज प्रिडिक्ट कर पाया। तो अब मुझे ना ये पता करना है कि मेरा आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है। इट मींस ये कितने जीरो से लेकर के 1 के बीच में, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 0 और 1 के बीच में, कि ये कितने परसेंट डेटा को सही प्रिडिक्ट कर पाया। कोई डाउट तो नहीं भाई? नो। अब ये जो हमने मैनुअल काम किया है ना गाइस, इसी काम को हम स्टैट्स मॉडल एपीआई के थ्रू भी काम कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले ये आर स्क्वायर मैनुअली निकालना सिखाता हूं। तो आर स्क्वायर के फॉर्मूले पे आ जाते हैं, आर, और वो भी डिराइव कर लेंगे। डिराइव कर लेंगे, इजी है वो, एस क्यू यू ए आर ई डी। आर स्क्वायर का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, सारे एरर का सम और टोटल एरर का सम, ठीक है। सम ऑफ ऑल द रेजिडुअल स्क्वायर्स और टोटल स्क्वायर। और क्योंकि ये हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा, तो ये 1 से कम रहेगा, क्योंकि 1 से आगे ये कभी नहीं जाएगा, राइट। इसका एक्चुअल फॉर्मूला, ये तो शॉर्टकट है, इसका एक्चुअल फॉर्मूला ये है, ठीक है। बहुत इजी है। बताओ भाई, y माइनस, ये देखिए सम ऑफ टोटल एरर, ये चेक करता है कि अगर मैं ये मान के चलूं, ये ना मीन लगा हुआ है इधर, ये हट गया थोड़ा सा इमेज में, ये मेरा क्या लगा हुआ, y माइनस वाई का बैग। ये चेक करता है कि अगर मैं मॉडल नहीं बनाता,
मैं ये चेक करता कि मैं अपने मीन लाइन को ही अपना मॉडल का लाइन मान लूं। क्या मान लूं? मीन लाइन को अपने मॉडल का लाइन मान लूं, तो हर एक डेटा पॉइंट मीन से कितना दूर है, ठीक है, उसके रेफरेंस में मेरे मॉडल ने कितना एक्चुअल प्रिडिक्ट किया है, दोनों का रेशियो मेरा स्क्वायर्ड एरर रिटर्न कर देगा। बहुत इजी है। हर एक डेटा पॉइंट मीन से कितना दूर है उसका सम, ठीक है, उसके स्क्वायर का सम, और हर एक डेटा नया प्रिडिक्ट हुआ है उसके स्क्वायर का सम। दोनों को आप रेशियो डिवाइड कर लोगे, आपको ये पता लग जाएगा कि मॉडल कितना % वेरिएंस कैप्चर कर पा रहा है। तो वो आपका आर स्क्वायर यहाँ पर रिटर्न कर देगा। हमेशा 0 और 1 के बीच में वैल्यू होगी और 1 माइनस आर के फॉर्म में ये निकाल देंगे। क्या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ हाँ जीरो और वन के बीच में कैसे होगी? मतलब जैसे दो पॉइंट है, एक एक्चुअल वैल्यू है, एक प्रेडिक्शन वैल्यू है। हाँ देखिए, जैसे आर स्क्वायर एरर निकालते हैं तो उसकी वैल्यू देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ ये डिवाइड किससे हो रहा है? मीन, ये है मेरा वाई आई यानी वाई ओरिजिनल माइनस वाई मीन, ठीक है। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मेरा हर इंडिविजुअल वाई अपने मीन से कितनी दूरी पर है, इसका स्क्वायर निकाल लिया। ये वैल्यू बड़ी होगी मेरी, बहुत ज्यादा बड़ी होगी भाई। मीन से दूरी चेक कर रहे हो तो डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा होगा, और उस डिफरेंस का भी स्क्वायर निकाल रहे हो तो डेनोमिनेटर और बड़ा आएगा, है कि नहीं है? ऊपर आप बस ये चेक कर रहे हैं एक्चुअल और प्रिडिक्शन में गैप कितना था। क्या चेक कर रहे हैं? एक्चुअल और प्रिडिक्शन यानी एरर, रेजिडुअल एरर का स्क्वायर चेक कर रहे हैं, यही कि नहीं है? और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो उतना बड़ा नहीं आएगा जितना नीचे वाला मीन के कंपेरेटिवली आएगा। छोटे नंबर को जब बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? छोटे को जब बड़े से डिवाइड करोगे, नीचे वाला बढ़ते जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ के आएगी कि नहीं आएगी? और उस वैल्यू को 1 से जब माइनस कर दोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमेशा, क्योंकि 1 से माइनस कर रहे हैं तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। कोई डाउट राहुल जी? कुछ पूछना है इसमें? बताइए। इस इमेज को इम्बेड करते हैं। हाँ बताइए, बोलिए राहुल जी। गाइस अगेन मैं इसमें एनआर निकाल लूं और डीआर निकाल लूं, ठीक है। एनआर इज इक्वल्स टू क्या है? 0, और डीआर इज इक्वल्स टू 0। एनआर और डीआर क्यों भाई? न्यूमरेटर और हर एक आइटरेशन पे चेक करना है ना। फॉर अगेन आई इन रेंज लेंथ ऑफ डीएफ, और हर एक में सम करेंगे, वो तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो वाई आई माइनस वाई ओरिजिनल, जो मेरा ये मेरा वाई ओरिजिनल है और वाई प्रेडिक्टेड, और वाई प्रेड मैंने निकाला है कि नहीं निकाला? ये रहा, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं इधर वाई आई क्या है मेरा? डीएफ का वाई का आई, इसको माइनस कर लो किससे? हाँ बिल्कुल, वाई प्रेड के आई से। तो वाई का प्रेड का आई, क्योंकि हर एक को हर एक से माइनस करना है ना, और इस पूरे को क्या करना है? पूरे की पावर स्क्वायर जानी है, और इसे मुझे किस में ऐड करते हुए चलना है? एनआर में। एनआर प्लस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अगेन डीआर के लिए क्या करना है मुझे बताइए? वाई आई माइनस वाई का मीन, ठीक है, यानी डीएफ ऑफ वाई का आई माइनस मीन, तो फिक्स है भाई, मीन ऑफ वाई हम पहले ही निकाल चुके हैं वही तेज की पावर स्क्वायर, और ये मुझे डेनोमिनेटर प्लस इज इक्वल्स टू करना है। मुझे न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों मिल गया। मेरा आर स्क्वायर्ड एस क्यू यू ए आर ई डी इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1 माइनस एन आर अपॉन डी आर, एन आर अपॉन डी आर, यही है कि नहीं है? और ये वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच पाई जाएगी, और 1 के जितना क्लोज इट मीन ज्यादा कैप्चर हो पाया डेटा, ठीक है। तो आर स्क्वायर बढ़ाना है आपको, और कितना है? उतना ज्यादा खास नहीं हो पाया, और आप यहाँ ऑब्जर्व भी कर पा रहे हैं, है ना। बहुत सारे डेटा आपके दूर है किससे? एक्चुअल प्रिडिक्शन लाइन से, इसलिए कितना 0.59 ही आपका रिटर्न कर पाया, यानी क्लोज टू 60% डेटा कैप्चर हो पाया आपका ओवरऑल, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के साथ। राहुल जी कुछ पूछना है इसमें? तो है? अप्रोक्सीमेटली इसका एक्यूरेसी तो डिप्लॉय हम नहीं कर पाएंगे ना फिर? क्या कह रहे हो? इसकी एक्यूरेसी अप्रोक्सीमेटली 60% के पास है, तो इसको तो हम डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे ना, नहीं, मतलब ऐसे। एक्यूरेसी नहीं बोलेंगे, एक्यूरेसी नहीं है ये मेरा, ठीक है। ये एक्यूरेसी नहीं है, ये यहाँ ये बता रहा है कि ओवरऑल आपका पर्टिकुलरली जितना 100% डेटा था
उस 100% डेटा में ये 60% सही कैप्चर कर पाया है, बाकी भाई 40% आपके डेटा के आउटलायर थे ना। अब डेटा में ही आउटलायर है, तो ये जो लीनियर रिग्रेशन है ये आउटलायर सेंसिटिव होता है। क्यों सेंसिटिव होता है? क्योंकि मीन के बेस पे कैलकुलेट कर रहे हो, और मीन हमेशा आउटलायर सेंसिटिव होता है। आउटलायर के चक्कर में मीन खराब होगा, मीन के चक्कर में मॉडल खराब होगा, है कि नहीं है? तो इसीलिए पहला पर्पस क्या होता है? ईडीए करना, और ईडीए में आउटलायर को रिमूव करना। वो काम तो हम पहले ही परफॉर्म करते हैं ना। क्यों राहुल जी, क्लियर है कि नहीं है? आउटलायर रिमूव Yes, करके करेंगे तो ये और डेटा हमारा क्लोज टू क्लोज आ जाएगा। परफेक्ट। चलिए, एक और होता है गाइस इसमें, जिसे बोलते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर। क्या बोलते हैं? एडजस्टेड आर स्क्वायर। एडजस्टेड आर स्क्वायर ये बताता है कि जितने आपके पास फीचर्स थे, जितने फीचर्स थे x1 x2 x3 x4 x5 x6 और xn, उनमें से काम के फीचर कितने हैं और कितने पिक हो पाए। इस एडजस्टेड आर स्क्वायर का यूज होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में हमारा, ठीक है? और ये निकलता है आर स्क्वायर के बेसिस पे ही, और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सैंपल, कि उन टोटल नंबर ऑफ सैंपल में हर x का वेटेज क्या बराबर था, और अगर हर x का वेटेज y निकालने में बराबर नहीं था, तो जो काम के वेटेज थे वो मुझे बताओ। हाँ जी बताइए राहुल जी। और ये हमेशा आर स्क्वायर से कम होना चाहिए। मतलब कितना परसेंट आउटलायर अगर हो तो हम उसको हटा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा अगर आउटलायर होगा उसको हटाएंगे तो डेटा लॉस ही तो हो सकता है हमारा। देखो, हमारा मेन पर्पस होता है मॉडल बनाना, और मॉडल बनाने में वो मॉडल बनाना जो आपका पर्टिकुलरली, अगर लीनियर की बात कर रहा हूँ, अभी क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लीनियर मॉडल में आपका फॉर एग्जांपल डेटा आपने स्कैटर प्लॉट पे प्लॉट किया, डेटा बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड है, जिसका आपका लीनियर रिलेशनशिप ही फॉर्म नहीं हो रहा है, उसको आप 100% भी आउटलायर हटा दो तो भी कुछ नहीं होने वाला। भाई डेटा होना भी तो चाहिए ना लीनियरली रिलेशनशिप में। अगर लीनियर रिलेशनशिप में है ही नहीं तो क्या फायदा लीनियर रिलेशनशिप अप्लाई करके। हाँ बिल्कुल। अब दूसरा केस कि चलो मान लेते लीनियर रिलेशनशिप में डेटा है, तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप 3 सिग्मा 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कॉन्सेप्ट का फॉलो करते हुए आप 3 सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन के बियॉन्ड जो डेटा आ रहा है उन सबको आउटलायर कंसीडर कर लो, क्योंकि विद इन 3 सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन 99.7% डेटा कैप्चर हो जाता है। ये हमने पढ़ा हुआ था ना राहुल जी, ये कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, याद है कि नहीं याद है? यस सर। 3 सिग्मा रूल बताया था ना मैंने। हाँ स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया था ना ये वाला, कि विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना परसेंट डेटा कैप्चर हो पाएगा। ये रहा 99.7% होता है एक्चुअली में। तो हाँ, जो 99.7 के बियॉन्ड जा रहा है उसे मैं आउटलायर कंसीडर कर देता हूँ, उन डेटा को हटा दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है भाई? तो ये आर स्क्वायर मिल गया मुझे। अच्छा अब मुझे बताइए एडजस्टेड आर स्क्वायर कहाँ है भाई? ये रहा। ये मेरा क्या बता रहा है? टोटल नंबर ऑफ ये, और ये मुझे बता रहा है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने थे। इंडिपेंडेंट तो अभी x एक ही है ना हमारे पास, कल को हमारे जितने x फीचर होंगे वो हम इसमें वैल्यू डाल देंगे। क्या ये कैलकुलेट हो सकता है क्या? बताइए। इस फॉर्मूला को मैं पिक करता हूँ। हाँ टोटल डेटा, सैंपल साइज मींस डेटा, 100 डेटा है ना हमारे पास। ठीक है, चलिए गाइस बताइए 1 माइनस आर स्क्वायर और n, चलिए ये सारा निकाल लेते हैं। n क्या है मेरे पास? लेंथ ऑफ डी एफ 90 नहीं 100 है, देखिए ना n ये रहा। ठीक है, लेंथ ऑफ डी एफ। ओके, p क्या है हितेश? यानी कितना इंडिपेंडेंट डेटा कितना है? x एक ही है। ठीक है बहुत बढ़िया, मैं मैनुअली लिख लेता हूँ। कल को x जो हम निकालेंगे x के कॉलम का लेंथ निकाल लेंगे तो पता लग जाएगा ना, या नहीं? नहीं समझे ये टर्म जो मैंने बोला? जैसे आज df ऑफ x क्योंकि एक ही है तो एक ही निकाल लें। कल को x कैपिटल बड़ा निकालते थे ना, उसमें सारे डेटा फ्रेम होते थे, उसका कॉलम का लेंथ निकाल लोगे तो आपको नहीं लग रहा है कि सारे ये पता लग जाएंगे, है ना? ठीक है, तो बस वही तो हमें करना था। की पता लग गया, आर स्क्वायर हमें पता है ही, निकालो फिर एडजस्टेड आर स्क्वायर। बताइए एनआर क्या है? 1 माइनस आर स्क्वायर्ड, है ना भाई? अभी एनआर निकाल लें, ये रहा ना एनआर, न्यूमरेटर, एनआर मतलब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अभी ये वाला 1 माइनस नहीं है, ये वाला 1 माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एन यानी टोटल नंबर ऑफ डेटा, यानी कि कैपिटल एन माइनस 1। नहीं हाँ, ये जो आर स्क्वायर का स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर को ही रिप्रेजेंट करने का तरीका है भाई। आर स्क्वायर को आर स्क्वायर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ठीक है, हाँ हाँ, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर स्क्वायर क्या है? सैंपल का आर स्क्वायर है, जो हमने कैलकुलेट कर लिया अभी, है ना? एनआर मिल गया गाइस।
ठीक है, dr यानी डिनोमिनेटर बताइए, कैपिटल N माइनस P माइनस 1, और यहां पर आपने एडजस्टेड आर स्क्वायर ADJ एडजस्टेड R इज इक्वल्स टू क्या है 1 माइनस NR अपॉन PR है ना, NR अपॉन PR, और प्रिंट कर लिया आपने एडजस्टेड आर स्क्वायर को। क्या गड़बड़ी है? अच्छा ये रन नहीं किया था, ठीक है। क्लोज टू क्लोज मैंने क्या बोला, ये उससे कम आना चाहिए या बराबर, बढ़ना नहीं चाहिए। क्या बढ़ रहा है क्या? नहीं, ठीक है। इट मींस ये बता रहा है कि आप पे जो एक डेटा है ना, वही काम का डेटा है जो आपके पूरे ओवरऑल फीचर को, टारगेट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने में हेल्प कर रहा है। कल को ये वैल्यू अगर आपकी पर्टिकुलरली, ये कोशिश होती है कि आर स्क्वायर से कम रहे हमेशा। इट मींस आर स्क्वायर जो जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पिक करके वो आर स्क्वायर निकाला गया है वो सही निकाला गया है। कल को ये अगर आर स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, इट मींस हमारे एक्चुअल प्रिडिक्शन में जो एक्स हमने यूज कर लिया कोई एडजस्टेड आर स्क्वायर एरर नहीं है, दोनों एरर नहीं है, दोनों डेटा के वेरिएशन का कैप्चर बता रहे हैं। ठीक है, ये बता रहा है कि आपके कितने नंबर ऑफ फीचर्स थे, उसमें से क्या सबके सब फीचर का बराबर कंट्रीब्यूशन है वाई में, ये वो बता रहा है। और आर स्क्वायर ये बता रहा है कि ओवरऑल जितने फीचर थे उन सब ने मिला करके इस वाई को प्रिडिक्ट करने में 65% या 60% डेटा कैप्चर करने में हेल्प किया मुझे। ठीक है, अगर एडजस्टेड आर स्क्वायर से बड़ा निकल गया मेरा, तो इट मींस कि जितने मैंने x माने हुए हैं उनमें से कुछ x मेरे काम के नहीं है, इसलिए मेरा एडजस्टेड आर स्क्वायर बड़ा निकल जा रहा है। ठीक है, ये कम होना चाहिए। कम ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस x का यूज करके आपने आर स्क्वायर निकाला है वो सही निकाला है, मतलब वो y के बेस पे, मतलब दोनों कोरिलेटेड है। राहुल जी कुछ पूछना है तो बताइए इन दोनों टर्म में। क्लियर है? आई थिंक इंटरव्यूअर पूछेगा घेरेगा इस पे। ठीक है, यही डाउट था ना आपका स्टार्टिंग में? अब क्लियर है, विद फॉर्मूला क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? चलिए, और आज का फाइनल कोड जल्दी से हम रन करते हैं, स्टैट्स मॉडल एपीआई। ठीक है, क्योंकि वो हमारा बचा हुआ है, तो ये भी हमारा स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल है, स्टैट्स मॉडल डॉट एपीआई। ये हम क्या कर लेंगे गाइस, कॉल कर लेंगे। ये एसक्यूएल का पार्ट नहीं है, ये अलग से खुद का मॉड्यूल है। तो पिप इंस्टॉल कर लेता हूं मैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। इसमें सेम वही काम फिट पे ही होगा। ठीक है, काम किस पे होगा, फिट पे ही होगा। तो इंपोर्ट कर लिया मैंने स्टेट्स मॉडल एपीआई एज एसएम। कोई डाउट तो नहीं गाइस? इसको मैंने पिक किया और यहाँ ये मैंने रन कर दिया। क्या ये कोड चल रहा है? परफेक्ट। ठीक है अर्जुन, आप लोग ट्राई करो जरा। वैसे तो ये एनाकोंडा में इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है, हाँ वैसे इंस्टॉल होता है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार ट्राई करना। अर्जुन होता क्या है ना कि ये जो एसएम है, ये एसएम के पास ना हमारा फॉर्मूला है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी या b, है ना। लेकिन एक्चुअली ये जो एसएम है ना, ये इस एक्स्ट्रा b को मानता ही नहीं है। ये इसके बैकएंड में ये ट्रेन नहीं हो रखा है, मतलब नहीं डिजाइन हो रखा है एक्स्ट्रा वेक्टर कि कुछ इंटरसेप्ट भी होता है। बस डिजाइन किस पे हुआ है, y इज इक्वल्स टू mx पे। तो ये एक्स्ट्रा एक कांस्टेंट वैल्यू हमें ऐड ऑन करना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा वैल्यू हमें ऐड ऑन करना पड़ता है। कोई डाउट तो नहीं भाई इसमें? पक्का? ओके। तो वो आप कैसे ऐड ऑन करते हैं, ऐसे ऐड ऑन करते हैं। कैसे ऐड ऑन करते हैं? ऐसे। देखना, ध्यान से देखना, मेरा ओरिजिनल x मैंने क्या माना हुआ है, df का x मेरा क्या है भाई, ये है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं नाउ मेक दिस x एज sm डॉट एड कांस्टेंट। गाइस sm डॉट एड कांस्टेंट, और इसमें वही उस ओरिजिनल x में एक नया x ऐड कर लो, और अब x चेक करो तो गाइस हमने क्या पाया, एक कांस्टेंट वैल्यू 1, मतलब स्टार्टिंग में इंटरसेप्ट क्या मान के चल रहा है, ये 1। अब इसे क्या निकालना, बस स्लोप निकालना है। फॉर्मूला रेडी है हमारा, है कि नहीं है? राहुल जी क्लियर है, ये टर्म है कि नहीं है? यस सर। वो 1 रहेगा, हाँ। ये बाद में मॉडल जब ट्रेनिंग होगा तो ये चेंज हो जाएगा, अभी फिलहाल 1 रहेगा। कोई डाउट इसमें? कुछ पूछना है गाइस? उसके बाद हम क्या बनाएंगे, मॉडल, और मॉडल में ओएलएस की ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्ड मेथड। इसे क्या डेटा दे देंगे, अपना x और y डेटा दे देंगे। ये मैंने पेस्ट कर दिया, x मेरे पास है, y मैंने नहीं बनाया तो मैं y बना लेता हूँ। y मेरा क्या है भाई, कांस्टेंट तो ऐड किया ना भाई, यही तो चाहिए अभी तो मैनुअली ऐड करा है ना, ये तो पहले से नहीं था ना।
ये जो ये एसकेलन का मॉडल नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये एसकेलन का मॉड्यूल नहीं है, ये अलग तरीके से ट्रेन हुआ है। इसको x, इसे क्या चाहिए, y इक्वल टू mx प्लस सी, x चाहिए और c चाहिए, c यानी b इंटरसेप्ट, b है नहीं इस पे तो b हम ऐड करेंगे, x है b है, m निकालना है, इसे m निकाल के दे देगा हमें, वही तो चाहिए। ठीक है, तो y भी मेरे पास आ चुका है गाइस, यस या नो। मैंने इसे फिट कर दिया y के साथ, किसको, x को, मॉडल बन चुका है मेरा कैंडिडेट्स, कोई डाउट तो नहीं, मॉडल परफेक्ट है, बन चुका है। और इसमें मॉडल का आपको पर्टिकुलरली फिट करने के बाद आपको क्या निकाल देना है, रिजल्ट। रिजल्ट में वही दो आपको बताएगा, x क्या हो आपका, m क्या है और c क्या है। इसे मैंने किस में स्टोर कर लिया, रिजल्ट में, ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, और रिजल्ट्स के अंदर आपने क्या पाया, पैरामीटर्स, और ये रहा आपका कांस्टेंट, ये मैंने कहा था ना बदल देगा, वो बस स्टार्टिंग एक रेफरेंस मांग रहा है भाई, कुछ तो बताओ, मतलब कहने मतलब b की कुछ तो वैल्यू दोगे ना कि मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करूं, तो मैंने क्या मान लिया b की वैल्यू 1, वो आप मैनुअल ऐड कर सकते थे, लेकिन हम जब ऐड कांस्टेंट वो काम खुद कर देता है तो मैनुअल क्यों करें। और x मेरा पता लग गया, x यानी कि मेरा कोफिशिएंट पता लग गया। ठीक है, मेरा कोफिशिएंट पता लग गया, मुझे कांस्टेंट पता लग गया, और डोंट यू थिंक गाइस कुछ ऐसा ही जाना पहचाना आ रहा था, याद करिए, दिखा दो 1.32, m आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोफिशिएंट यस या नो, सेम वही आ रहा है। देखिए कितने डिजिट तक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और c निकाला था, b निकाला था, है 7.991021, 7.991021, तीनों ने सेम दिया ना, एसके लर्न ने भी, हमने जो स्क्रैच से बनाया उसने भी, और जो स्टैट्स मॉडल एपीआई सब है उसने भी, ऐसे में कुछ पूछना है। अब आपको तो पता ही है, m मिल गया, c मिल गया, तो आगे की कहानी तो जानते ही हो, क्यों भाई। लेकिन यहाँ पर हम ना बोलते हैं कि रिजल्ट को प्रिंट कर दो, रिजल्ट को प्रिंट करने का यहाँ पर हमारा मॉडल डॉट समरी हमें मिल जाता है। लेट मी चेक, ये मेरा रिजल्ट है ना, रिजल्ट डॉट समरी, ठीक है, समरी को मैं कॉल कर लूंगा, और इसमें जिसकी मैं बात कर रहा था, आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर, जो वैल्यू हमने मैनुअल निकाला था, इतना ही आ रहा था क्या, याद करिए, एडजस्टेड आर स्क्वायर 5945, आर स्क्वायर 5986, ठीक है, 5986 599 हो गया, और 5945 595 हो गया। ये सारा मैनुअली कैलकुलेटेड है, और ये हमारा रिजल्ट डॉट समरी पूरा समरी हमें रिटर्न कर देता है। इसमें कुछ चीजें हमें समझनी होती है, जैसे कि ये जो एफ स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, ये एफ स्टैटिस्टिक्स हमें ये बताता है कि मेरा ओवरऑल जो पर्टिकुलरली जो मेरा सैंपल है, ठीक है, उस सैंपल में इसमें ना दो चीजें होती है, एक होती है नल हाइपोथेसिस और एक होती है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मेरा कहता है कि जो x आपके यूज हुए थे वो एक्चुअल में सही वैल्यू थे, ठीक है, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं होती है तो आप ये बोलते हैं कि जो x हमारा यूज हुआ था वो गलत यूज हुआ था, x को बदलना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्टैटिस्टिक्स है ये हमेशा 0 होना चाहिए, और ये 0 ही है। देखिए 3.86 e की पावर e माइनस 21, जो 21 टाइम 0 जा रहा है, तो क्लोज टू ये मेरा क्या रहेगा, ये मेरा 0 ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पर आपको शो करूं, भाई टाइम ज्यादा हो गया क्या आज, हाँ लंबी क्लास चली है आज। एफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, तो एफ स्टैटिस्टिक्स मुझे ये बताएगा पर्टिकुलरली वेरिएंस को एक्सप्लेन करेगा, राइट। और वेरिएंस मतलब पर्टिकुलरली कि मेरा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और अगर डेटा मेरा यहाँ कहीं पहुंच रहा है इट मींस मेरा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस पिक हो जाएगा, कि मेरा नया जो डेटा पॉइंट आएगा वो चांसेस है कि यहाँ कहीं पर पड़ जाए, जो कि मेरे मॉडल का गलत प्रेडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू 0 है तो इट मींस ये मेरा सही है, क्लोज टू 0 है। लॉग लाइक्लीहुड बताता है कि जो नया डेटा पॉइंट है उसके मतलब इंडिपेंडेंट x और x में आपस में कोरिलेशन होने में क्या चांसेस है। अभी तो x एक ही डेटा है तो ये मुझे नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है, x का x के साथ रिलेशनशिप क्या मुझे शो कर रहा है। ठीक है, ये AIC BIC दो आपके एक्यूरेसी एरर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये DF आपका शो कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, की मतलब पूरे ओवरऑल इसके पास कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में इसने कितने डेटा सेट पे परफॉर्म किया, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। वो हमेशा
दिस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू मुझे रिटर्न हो जाएगी, ठीक है, एक वैल्यू और कम करके, तो मुझे 98 ये रिटर्न कर रहा है। मॉडल मैंने कितना बनाया, डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक मॉडल बनाया। कोवेरिएंस टाइप मुझे नॉन रोबस्ट ये बता रहा है कि पर्टिकुलरली इसमें आउटलायर है मेरे, ठीक है, लेकिन इतने आउटलायर नहीं है कि मेरे डेटा सेंसिटिव लूज कर दे। अभी तक हमने स्कोर नहीं चेक किया ना इसका, लीनियर रिग्रेशन वाला एलआर था ना हमारा, एलआर डॉट स्कोर, और इसे मुझे क्या देना होता है, एक्स और वाई, तो क्लोज टू क्लोज कितना आ रहा है 60% का, मुझे सब घुमा के वही रिटर्न कर रहे थे। ये एक ही चीज को रिटर्न करते हैं, ठीक है, प्रिसीजन स्कोर अलग हो जाता है। प्रिसीजन जो रिकॉल स्कोर है, प्रिसीजन स्कोर है वो अलग है, एक्यूरेसी स्कोर अलग है, ठीक है, वो चीज ध्यान रखना। ये मॉडल का एक्यूरेसी रिटर्न कर रहा है, स्कोर रिटर्न कर रहा है, ठीक है, ये प्रिसीजन स्कोर और रिकॉल F1 स्कोर ये अलग है। कंफ्यूजन में हमने जो पढ़ा था, हाँ, ये स्कोर है, एक्यूरेसी ये बताता है कि कितने परसेंट, जैसे मुझे दो चीजें प्रेडिक्ट करनी थी, 0 और 1, वो ये बताता है 0 कितना परसेंट सही प्रेडिक्ट करने में ये कैपेबल रहा मॉडल, और 1 कितना परसेंट सही प्रेडिक्ट करने में कैपेबल रहा, इंडिविजुअल का स्कोर और स्कोर पूरे मॉडल का स्कोर, ठीक है, ये आपका डिफरेंस हो जाता है। कोई डाउट? नो। इसमें फिर गाइस ये रहा वो कोफिशिएंट का वैल्यू, यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा, ठीक है, पर्टिकुलरली कांस्टेंट का वैल्यू और कोफिशिएंट का वैल्यू। ये एरर मुझे यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है कि ओवरऑल मेरा जो कितने स्टैंडर्ड डेविएशन के एरर में ये मेरा वैल्यू पड़ रहा है। ये इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो ये टी वैल्यू आपका टी टेस्ट आपको रिटर्न कर देगा, टी स्कोर ये रिटर्न कर देगा। जरा एक बार परफॉर्म करके देखो, 7.9910 डिवाइडेड बाय 5.459, तो ये क्लोज टू कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा है, इन दोनों का डिवीजन है। इस चीज का प्रोबेबिलिटी, जैसे इस एफ स्टैटिस्टिक्स का प्रोबेबिलिटी था, ये उसी चीज को रिटर्न कर रहा है, और ये परसेंटाइल के फॉर्म में दोनों वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। और बाकी ये जो मॉडल के जो पर्टिकुलरली अलग अलग और एनालिसिस होते हैं, ये उन सारे समरी को यहाँ पर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इसका मैं थ्योरी पोर्शन एक बार भेज दूंगा, ठीक है, वो एक बार डिटेल में पढ़ के आना, नहीं होता है क्लियर देन फिर मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है भाई। कर्टोसिस और स्क्यूज तो हमने पढ़ा हुआ है, लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है, और कर्टोसिस मतलब इसका पीक कैसा है, लेप्टोकर्टिक है, मीजोकर्टिक है या प्लूटोकर्टिक है, याद आ रहा है कुछ कुछ इस टाइप के हमने वो कर्टोसिस पढ़े थे, लेप्टोकर्टिक, मीजोकर्टिक और प्लूटोकर्टिक। मतलब पीक कैसा है गाइस, क्या है इसका पीक कैसा है, कुछ इस तरीके से। लेप्टोकर्टिक मतलब हाई पीक, प्लूटोकर्टिक मतलब लो पीक, और मीजोकर्टिक मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। तीनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ही है, लेकिन तीनों का पीक अलग है। तो ये तीन तरीके के कर्टोसिस रिटर्न हो जाते हैं। कोई डाउट? नो। बाकी ये फाइनली आपको यहाँ पर ये ओवरऑल बता देगा कि स्टैंडर्ड एरर एज्यूम दैट कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ द एरर इज करेक्टली स्पेसिफाइड, और पूरा ओवरऑल समरी रिटर्न कर देगा। तो हम कुछ इस तरीके से स्टैट्स मॉडल और ओएलएस लीनियर रिग्रेशन, जिसे लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन या लीस्ट स्क्वायर मेथड या मैनुअल तरीके से जो हमने परफॉर्म किया, ये सारा एक अप्रोच होता है। और आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अगले क्लास में अब बस हमारा अनसुपरवाइज बचता है और प्रोजेक्ट बचता है, ठीक है गाइस। ये फाइनली फाइल में भेज देता हूँ, इन सब का प्रैक्टिस